हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे प्यारे से चैनल आरटी एकेडमी पर। और आरटी एकेडमी पर आपको मिल रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज। हम अपने बोर्ड्स, अपने स्कूल के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आपके साथ हम, हमारे साथ आप लगातार तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे सेशंस हम कर चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 2 कैपेसिटर स्टार्ट हो गया है और कैपेसिटर के भी कई लेक्चर्स हो गए। हमने सीरीज पैरेलल देख लिया, एनर्जी के लॉसेस देख लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, थोड़ी बहुत बातें कर ली थी। आज सीरीज पैरेलल और एनर्जी और चार्ज और पोटेंशियल के कुछ प्रॉब्लम्स की बातें हैं। ज्यादा नहीं कराऊंगा, लेकिन कुछ बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम्स कराकर आपको ये आइडिया जरूर दूंगा कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे की जाती है और उनको करने की अप्रोच क्या-क्या होती है। फिलहाल क्लास 12th का हम सेशन कर रहे हैं, कैपेसिटर चैप्टर है, प्रॉब्लम सेशन आज के सेशन का नाम है। कोशिश करेंगे जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम आपको कम से कम नंबर्स में ज्यादा सिखाया जा सके। नाम मेरा इंद्रजीत सिंह है, भूलना नहीं है और नहीं भूलना है। काम आगे स्टार्ट करते हैं। पहला प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम देखिए क्या कह रहा है कि कुछ कैपेसिटर का सेटअप दे रखा है और इस कैपेसिटर के सेटअप में ये बोलने लग गया है कि C इक्विवेलेंट बताएं। दो बातें अपने जहन में जरूर रखें कि C इक्विवेलेंट पैरेलल में जो होता है तो C1 प्लस C2 होता है, और अगर और भी हो तो इस तरह से कहानी चलती रहती है। और C इक्विवेलेंट अगर हम सीरीज में देखेंगे तो ये 1 अपॉन C इक्विवेलेंट जो होता है 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, और इसी तरह से अगर और भी हैं तो चलते रहते हैं। ये दिमाग में आइडिया रखना है। तो सीरीज पैरेलल कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स, क्योंकि बहुत कठिन नहीं आता है बोर्ड के एग्जाम्स में, तो ऐसा मत सोचिए कि ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाएगा जहां आप सीरीज पैरेलल सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, आसान आसान सीखेंगे और देखें सॉल्व करें। आप पाएंगे कि ये और ये कैपेसिटर 6 और 6 सीरीज में लगे हुए हैं। शायद सीरीज दिखाई दे रहा है, जी हाँ सीरीज दिखाई दे रहा है। सीरीज दिखाई दे रहा है, पैरेलल दिखाई दे रहा है। मैं आपको एक बात छोटी सी बताता हूं। आप ऐसे कैपेसिटर्स को जुड़ा देखें तो ये प्लस, ये माइनस, ये शक्ल किसकी है? पैरेलल की। ये शक्ल किसकी है? ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस। देखिए एक के प्लस से दूसरे का माइनस अटैच्ड है, और ये जो शक्ल दिखाई दे रही है ये शायद सीरीज की शक्ल। इसी को दिमाग में रखें, आगे बढ़े। देखें ये दोनों पैरेलल हैं। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इन्हें सॉल्व किया जाए। जब हम इन्हें पैरेलल बोलेंगे तो फिर हम इनका C प्राइम निकालेंगे। 6 प्लस 6 दैट इज 12 माइक्रोफैराड्स। यानी इन दो कैपेसिटर को हटाकर एक कैपेसिटर लगाया जा सकता है और वो इक्विवेलेंट कैपेसिटर होगा 12 माइक्रोफैराड का। अब रिड्यूस्ड सर्किट हम बनाते हैं। रिड्यूस्ड सर्किट में ये 4 माइक्रोफैराड हमारा बाहर ही है, और हमने इन दोनों 6 को हटाकर हमारे सामने 12 माइक्रोफैराड रख दिया। ये प्लस, ये माइनस, यहाँ गोला, ये A, ये B। अब आपको ये दोनों अगर देखेंगे तो शायद सीरीज नजर आ रहे हैं, और अगर सीरीज नजर आ रहे हैं तो क्या करेंगे? तो हम लिखेंगे C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला सिखाया था आप लोगों को। 4 into 12 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 12, तो 4 into 12 डिवाइडेड बाय 16। इसको काटेंगे 4 से, इसको काटेंगे 3 से, तो C इक्विवेलेंट मेरे पास आएगा 3 माइक्रोफैराड्स। तो आप क्या पा रहे हैं कि इस कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो 3 माइक्रोफैराड्स। आसान सवाल है, इसी तरह के पेपर में आते हैं, कुछ ज्यादा टफ नहीं आते, परेशान नहीं होना। डिवाइड क्यों करेंगे उस वक्त आपको दिखाएंगे कि यही प्रॉब्लम्स जो आपको सिखाई जा रही हैं इनसे किस तरह सवाल सॉल्व हो जाते हैं। देखिए एक पूरा कॉम्बिनेशन दिखाया जा रहा है कैपेसिटेंस का, A और B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे समझना बच्चों बहुत गौर से। ये ऊपर के दो आप देखिए, आपको ऐसा महसूस होगा कि ये दोनों सीरीज में हैं। ये बीच वाले दो देखिए, ये आपको ऐसा एहसास होगा कि ये भी सीरीज में, और नीचे वाले दो देखिए, ये भी आपको एहसास होगा कि सीरीज में। ठीक, ऊपर के दो, नीचे के दो और नीचे के दो आपस में सीरीज में। लेकिन ये सब आपस में पैरेलल है, तो पहले इनको सॉल्व करने से पहले जरा इनका इक्विवेलेंट सर्किट या सो कॉल्ड रिड्यूस्ड सर्किट ड्रॉ कर लें। तीन हिस्से हैं मेरे पास। ऊपर के दो जो डायरेक्टली सीरीज में दिख रहे हैं उनको सॉल्व कर लें। और यहाँ पर कुछ C1 आ गया, यहाँ पे कुछ C2 आ गया, यहाँ पे कुछ C3 आ गया।
अब ये पैरेलल है, ये कॉम्बिनेशन पैरेलल है, और अगर पैरेलल है तो इसका मतलब जो C इक्विवेलेंट होगा वो C1 प्लस C2 प्लस C3 के बराबर होगा। तो ये तो तय हो गया कि C इक्विवेलेंट क्या होने वाला है, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ कि C1 क्या है और C2 क्या है और C3 क्या है। तो चलिए, इनके कॉम्बिनेशन से जो निकल कर आएगा वो C1 होगा, इनके कॉम्बिनेशन से जो निकल कर आएगा वो C2 होगा, इनके कॉम्बिनेशन से जो निकल कर आएगा वो C3 होगा। C1 को बच्चों अगर गौर से देखें कैसे निकलेगा C1, सीरीज कॉम्बिनेशन है इसलिए 1/C1, तो 1/2 प्लस 1/2। आपको ऐसा लगेगा कि ये लिखा हुआ है नीचे 2 ऊपर 1 प्लस 1 यानी कि 2/2, आंसर आया 1। तो हमने C1 की वैल्यू लिखी 1, डब्बा 1 कर दिया। C2 के लिए भी आप यही काम करेंगे, 1/C2 इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, नीचे 2 ऊपर 1 प्लस 1, डायरेक्ट 2/2, आंसर फिर से 1। तो C2 की वैल्यू भी बेटा 1 आई। सिमिलरली C3 भी वही कॉम्बिनेशन, अगर 2 2 का 1 आ रहा है, बाद में 2 2 का 1 आ रहा है, तो 2 2 का फिर से 1 ही आने वाला है, तो वी हैव गॉट 1 हियर। तो C इक्विवेलेंट अगर आप बच्चों देखेंगे तो लिखेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3 माइक्रोफैराड्स। इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखें। अच्छा, अगला सवाल देखिए। ये कॉम्बिनेशन थोड़ा अजीब लग रहा है, हालांकि अजीब नहीं है, बिल्कुल आसान है। देखिए गौर से, कह रहा है कि A और B के बीच में C इक्विवेलेंट क्या है वो निकालें। आइए देखें बेटा, ये दोनों हमें दिख रहे हैं कि पैरेलल है, क्लियर, ये प्लस ये माइनस पैरेलल दिख रहे हैं। आप अगर इस कॉम्बिनेशन को देखें तो ये एंड टू एंड कनेक्टेड हैं, तो ये सीरीज है और ये दोनों पैरेलल थे। तो जो सीरीज और पैरेलल दिख गए हैं उन्हें सॉल्व कर लिया जाए। तो जरा इन्हें सॉल्व करो तो ये क्या आने वाला है, 1/C प्राइम इज नथिंग बट 1/6 प्लस 1/6, नीचे 6 ऊपर 1 प्लस 1, दैट इज 2/6, दैट इज 1/3, और अगर मैं C प्राइम लिखूंगा तो वो आएगा 3 माइक्रोफैराड। यानी इन दोनों को हटा के मैं 1 लगाऊंगा तो वो 3 माइक्रोफैराड्स आएगा। चलो इनकी चर्चा कर लेते हैं। अगर मैं इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करूं तो C डबल प्राइम वुड बी 4 प्लस 2 दैट इज 6। पैरेलल कॉम्बिनेशन है बेटा, इसलिए वो डायरेक्ट ऐड हो रहे हैं, ठीक है। रिड्यूस्ड सर्किट पे अगर गौर करोगे तो रिड्यूस्ड सर्किट देखो बेटा कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे कि ये रहा और फिर एक कैपेसिटर ये रहा, ये तो 2 माइक्रोफैराड का जैसे लगा था वैसा ही लगा। ये 4 और 2 हटाकर मैंने इसे 6 माइक्रोफैराड का बना दिया, इसको ऐसे लगा दिया। इस 6 के साथ आप देखेंगे नीचे वाला 2 माइक्रोफैराड वैसे ही रह जाएगा और ये आगे चला जा रहा है। ये कैपेसिटर इधर आया, 6 और 6 हटके कोई एक कैपेसिटेंस लगना था तो वो 3 माइक्रोफैराड मैंने इक्विवेलेंट ऊपर निकाल रखा है, ये निकला, ये B बन गया और ये A बन गया। अगेन शायद इसका रिड्यूस सर्किट करना पड़ेगा क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है ये वाला, ये फिर से सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो 1/C ट्रिपल प्राइम इज नथिंग बट 2 और 6 को करना है, यानी 1/6 प्लस 1/2। बेटा आप यहाँ पे 6 लाएंगे ऊपर 1 और यहाँ पे 3, तो दैट कम्स आउट टू बी 4/6 दैट इज 2/3। लेकिन अगर मैं यहाँ से ये 1/C इक्विवेलेंट C डबल प्राइम की वैल्यू है, तो इफ आई वांट C डबल प्राइम तो वो आंसर 2/3 ना आकर 3/2 आएगा। क्लियर है मेरी बात? तो ये दिमाग में रखना है। अच्छा, C डबल प्राइम जो है 3/2 आ गया। तो चलो इसका इक्विवेलेंट सर्किट एक बार फिर से बना लेते हैं। इस इक्विवेलेंट सर्किट को देखोगे तो पहले वाला 2 माइक्रोफैराड ऐसे ही रहा और अब यहाँ से 2 ब्रांचेस हो गई, एक नीचे और एक आगे। यहाँ पर एक ही कैपेसिटर रहा जो कि 3/2 माइक्रोफैराड का है और यहाँ से एक ही कैपेसिटर है जो कि 3 माइक्रोफैराड का है और ये दोनों अब आपस में जुड़ गए हैं और सामने जाकर B पॉइंट मिल गया है। आप देखें कि ये और ये आपस में पैरेलल है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है C ट्रिपल प्राइम इक्वल टू 3/2 प्लस 3, डायरेक्ट जोड़ा गया है, ध्यान रखें। तो ये आ गया है 5, जोड़ेंगे तो आएगा 4.5, ये 4.5 है। यानी इन दोनों को अगर मैं सॉल्व कर लूं तो जो सॉल्व होके इनसे आंसर आएगा वो 4.5 होगा। तो चलो इसको 4.5 कर लेते हैं। अब इस 4.5 को कैसे सॉल्व करें, तो फिर से इसका रिड्यूस वाला सर्किट बनाएं। लेकिन ये A पॉइंट था, ये 2 माइक्रोफैराड था, मैंने इन पैरेलल कॉम्बिनेशन को खत्म करके 4.5 लगा लिया। 4.5 का मतलब 9/2,
और फिर इसके साथ b आ गया। अब ये सीरीज दिखाई दे रहे हैं। सीरीज का मतलब ये हुआ कि आपको लिखना चाहिए 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2 प्लस 1/9/2। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे बेटा तो आप पाएंगे कि 1/2 प्लस 2/9, नीचे देखेंगे तो शायद 18 आएगा, ऊपर 9 आएगा और यहाँ 4 आएगा। तो आप यहाँ से देखें सी इक्विवेलेंट की वैल्यू जो आएगी वो 18/13 माइक्रोफैराड्स। ये आपका आंसर है। तो इस प्रकार से अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट भी दिया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक एक करके सीरीज और पैरेलल देखिए, सॉल्व करते जाइए, नए नए उसमें रिड्यूस सर्किट बनाते जाइए ताकि आपको हर एक स्टेप पे पता चले कि अब क्या सीरीज है और क्या पैरेलल है, क्या सीरीज है क्या पैरेलल, आगे क्या होने वाला है। बच्चे कई बार मन में ही सारा कर लेते हैं तो उससे प्रॉब्लम होती है कि आपको लिखना नहीं आता है। दूसरी बात ये है कि आपको थोड़ी देर बाद कंफ्यूजन जरूर हो जाता है कि हो क्या रहा है सर्किट के अंदर। फिलहाल अगला सवाल देख लेते हैं बेटा। अगले सवाल में देखें तो ये कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है और इस बार वो सी इक्विवेलेंट नहीं पूछ रहा है क्योंकि सीरीज पर कोई बड़ी बात तो रह नहीं गई। हम लोगों ने 4-5 सवालों में देखे उसमें कुछ है नहीं। तो पूछ रहा है कि एक कैपेसिटर पे चार्ज बताओ। तो चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या था, जरा कॉन्सेप्ट याद करो चार्ज का। ठीक, कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको। कॉन्सेप्ट ये है कि सीरीज होने पर चार्ज सेम रहेगा, ठीक है ना, और पैरेलल होने पर जो टोटल चार्ज होगा वो Q1 प्लस Q2 के बराबर होगा। दिमाग में इस बात को रखना। तो चलो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा बहुत। और देखो अगर इस बैटरी को देखो तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ 0 यहाँ 20, यहाँ भी 0 तो यहाँ भी 20, तो साहब यहाँ भी 0 और यहाँ भी 20। तो आपको ऐसा पता चला कि जो ऊपर का 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है उसके अक्रॉस 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो मैं बातें कर रहा हूँ 6 माइक्रोफैराड वाले की जो ऊपर आइसोलेटेड है, अकेला है, ठीक। इसको 1 कैपेसिटर बोल देते हैं, तो हम 1 की बातें करते हैं। 1 की बातों में देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस बेटा 20 वोल्ट्स है और कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है वो 6 माइक्रोफैराड की है। और फिर मैं कहूँ कि चार्ज क्या है तो चार्ज की वैल्यू तो आप CV बोलते हो, तो हम कहते हैं कि 20 into 6 दैट इज क्लियर है मेरी बात, माइक्रो कूलम्स। ये हमारा चार्ज हो गया 6 माइक्रोफैराड्स पे। अब चर्चा करें इस 6 और 3 के कॉम्बिनेशन की। तो तुम ऐसा बोलने वाले हो कि सर अगर इस 3 और इस 6 के कॉम्बिनेशन को आइसोलेट करके देखें तो ये 6 है और ये 3 है, यहाँ पे 20 वोल्ट है, यहाँ पे 0 वोल्ट है, लेकिन लॉजिक तो ये कह रहा है कि सर ये तो आपस में सीरीज में हो गए। तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो जितना चार्ज इक्विवेलेंट पे आता है उतना ही एक पर आता है और उतना ही दूसरे पर आता है, यानी जितना चार्ज एक पर उतना ही दूसरे पर उतना ही इक्विवेलेंट पे। तो क्यों ना इसका इक्विवेलेंट निकाल ले। तो जब तुम इनका C प्राइम इक्विवेलेंट निकालोगे तो लिखोगे 1/6 प्लस 1/3 दैट इज 6, 1 प्लस 2 दैट इज 3/6 दैट इज 1/2। तो C प्राइम की वैल्यू जो है वो 2 माइक्रोफैराड्स आ जाएगी। आप इस पूरे कॉम्बिनेशन को कन्वर्ट कर दीजिए 2 माइक्रोफैराड के एक कैपेसिटर में, और ये कैपेसिटर जो है वो 20 वोल्ट्स पे लगा हुआ है। तो आप कहेंगे इसमें चार्ज कितना है, तो आप कहेंगे चार्ज की वैल्यू CV होती है, C2 है, V20 है, तो आंसर आ रहा है 40 माइक्रोकूलम्स। तो अगर आपके पास ये चार्ज, इसको Q प्राइम हम बोल रहे हैं, ये इतना आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इंडिविजुअल पे भी 40 चार्ज है और इस इंडिविजुअल पे भी 40 चार्ज है, यहाँ -40 और यहाँ भी -40, और ऊपर वाले पे तो हमने निकाल ही लिया था। तो हर कैपेसिटर पे बेटा अलग अलग चार्ज हम फाइंड कर चुके हैं। कोशिश करिए कि इस कॉम्बिनेशन के प्रॉब्लम को समझिए कि जैसे ही पोटेंशियल कहीं अकेला दिख जाए, 6 में हमें इंडिविजुअल 20 दिखाई दे रहा है तो पोटेंशियल पता है तो चार्ज आ जाएगा। नीचे वाले 6 और 3 में हमें इंडिविजुअल कैपेसिटर्स के अक्रॉस पोटेंशियल पता नहीं है तो चार्ज पता नहीं चलेगा। जब भी कभी चार्ज ना पता चले तो कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर ले और देखें कि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो जो एक में कैपेसिटेंस है, एक में चार्ज है, वो दूसरे में भी चार्ज है और वही टोटल में चार्ज है। ठीक, दिमाग में इस बात को रखें। देखिए बेटा आगे आ जाए।
अगले सवाल पे हैं, इसी की प्रैक्टिस करेंगे। कह रहा है एनर्जी स्टोर बताओ 2 माइक्रोफैरड में। ये जो ऊपर वाला 2 माइक्रोफैरड बेटा आपके लिए बनाकर रखा है, इसके अंदर एनर्जी पूछ रहा है। तो हमने कहा एनर्जी निकालनी है, तुम कहोगे एनर्जी का फॉर्मूला होता है सर हाफ सी वी स्क्वायर। सर इसका फॉर्मूला एक और होता है क्यू स्क्वायर बाय 2c। सर या तो मुझे v पता चल जाए और या तो q पता चल जाए, बात बन जाएगी। लेकिन क्योंकि कैपेसिटेंस हमें सिर्फ 2 चूज करना है, क्योंकि वो कह रहा है कि 2 माइक्रोफैरड में एनर्जी निकालो, तो हमें पोटेंशियल भी 2 का ही चाहिए और चार्ज भी 2 का ही चाहिए। तो क्यों ना इसे सॉल्व किया जाए। तो चलो सॉल्व करते हैं। एक बात, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पूरे सवाल हर एक कैपेसिटर के बारे में जानने की कोशिश सवाल नहीं किए, तो हमें हर एक कैपेसिटर को जानना भी नहीं है। मैं जितना पोर्शन आपको दिखा रहा हूं बस इतना पोर्शन इस ग्रीन लूप के अंदर देखिए, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन कोई बच्चा कहेगा अभी पैरेलल नहीं है सर। बहुत विशेष गौर से देखें तो ये जो ऑरेंज डब्बा है इसको आप कहेंगे कि सीरीज है, यानी अंदर वाली राम कहानी 6 और 3 ये सीरीज में है, और जो इनका इक्विवेलेंट आएगा वो 2 के साथ पैरेलल है। अच्छा आओ करें रिड्यूस सर्किट वगैरह बनाते हैं। तो गौर से देखो बच्चों, देखो ये 2 माइक्रोफैरड्स है और ये 4 माइक्रोफैरड्स है जो बाहर लगा था, और ये 20 वोल्ट्स है। यहां सर 2 लगे थे, आपने 1 लगा दिया। मैंने कहा इसमें ऑरेंज वाले डब्बे को सॉल्व कर लो, इसका इक्विवेलेंट निकालो, एक कैपेसिटर बना लो। वो कितने का बनेगा? तो आओ देखो, अगर C प्राइम निकालना हो और सीरीज में मुझे 6 और 3 दिखाई दे रहे हैं, तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 यानी कि 18/9 यानी कि 2 माइक्रोफैरड हमारा आंसर आ रहा है। ये C प्राइम का मेरे बच्चे आंसर डायरेक्ट दिखाई देता है। कुछ कठिन नहीं है, आसान है, कोई टफ बात नहीं। अच्छा बहुत बढ़िया, ये बातें सीखने जानने को अच्छी मिलती हैं, अच्छा लगता है, देखने में मजा आता है। तो हमने कहा कि ये 2 माइक्रोफैरड आ गया, तो इसको 2 माइक्रोफैरड रखो। मुझसे जो एनर्जी पूछी गई है वो ऊपर वाले में पूछी गई, मैं इसी की चर्चा करता हूँ। फिलहाल 2 और 2 कैसे हैं बेटा? 2 और 2 तो सर पैरेलल, और पैरेलल हैं तो क्यों ना हम इनका एक इक्विवेलेंट सर्किट सॉल्व करें। और जब इस कॉम्बिनेशन का C डबल प्राइम निकालोगे तो 2 और 2 4 माइक्रोफैरड आपको डायरेक्टली दिखाई दे जाएगा, क्योंकि आपको पैरेलल दिखाई दे रहे हैं दोनों, तो वो डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे। तो आपके पास एक कैपेसिटर मेरे बच्चे ऐसा आएगा, एक कैपेसिटर ऐसा आएगा, नीचे मेरे बच्चों में बैटरी लगी हुई है, बैटरी 20 वोल्ट की है, ये 4 माइक्रोफैरड है और ये भी 4 माइक्रोफैरड है। अच्छा अब क्या करें सर? अब कुछ ना करें, इक्विवेलेंट सर्किट फिर से बनाएं। 4 और 4 क्योंकि सीरीज में दिखाई दे रहे हैं, तो सीरीज में दिखाई देने का मतलब C ट्रिपल प्राइम का मतलब हुआ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 16/8 यानी कि 2। तो हमारे पास जो कैपेसिटर आ गया वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर आप देखेंगे तो वो आ गई है 2, तो ये हो गया 2 माइक्रोफैरड्स, और यहाँ मेरे बच्चे कितना हुआ 20 वोल्ट्स। ठीक, अब अगर मैं टोटल चार्ज आपसे पूछूं कि बैटरी से कितना फ्लो हुआ, तो बैटरी से चार्ज फ्लो होगा Cp, टोटल कैपेसिटेंस 2 है और टोटल वोल्टेज 20 है, तो यानी 40 माइक्रोकूलम्स का चार्ज हमारी बैटरी ने फ्लो कराया। सर बैटरी निकाल रहे हो, C इक्विवेलेंट निकाल दिया, 2 पर एनर्जी नहीं निकाल रहे हो, एक स्टेप करके आएगा। अगर एक पर्टिकुलर कैपेसिटर पे एनर्जी चार्ज एक्सेट्रा पूछा जाए और आप उस पर ना पहुंच पा रहे हो तो परेशान ना हो, रास्ता लंबा है लेकिन पहुंचेंगे जरूर। पर कैसे पहुंचेंगे? C इक्विवेलेंट तक तो पहुंचो, टोटल चार्ज तक तो पहुंचो, हर एक कैपेसिटर पर वोल्टेज निकालने का काम तो करो, आ जाएगा आंसर। अच्छा चलो देखते हैं और क्या कर सकते हैं। हमने कहा इसी कैपेसिटर पे क्या यहां से यहां हम गए हैं, हम कहेंगे हाँ। क्या ये सीरीज कॉम्बिनेशन है? तो हम कहेंगे हाँ। अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जितना चार्ज इस पे उतना ही चार्ज इस पे और उतना ही चार्ज इस पर, जो एक पर वह दूसरे पर वही इक्विवेलेंट पे। ये डायलॉग याद रखो, ये डायलॉग मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, जो एक पर चार्ज वही दूसरे पर चार्ज और वही इक्विवेलेंट पे चार्ज। सीरीज में केस चलता है, चल रहा है साहब। इक्विवेलेंट पे कितना चार्ज निकाला है 40, तो एक पर कितना होगा 40, तो दूसरे पर भी कितना होगा 40। यानी अगर मैं अब ये कॉन्सेप्ट सीरीज का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करूं तो मैं कहूंगा कि चार्ज
ऑन 4 माइक्रोफैरेड, तो तुम कहोगे वो तो 40 माइक्रो कूलम्स है। फिर मैं कहूं वोल्टेज अक्रॉस 4 माइक्रोफैरेड, कितना वोल्टेज होगा इस चार्ज के अक्रॉस, तो तुम कहोगे वोल्टेज का फॉर्मूला होता है Q अपॉन C। चार्ज है 40 और कैपेसिटेंस है 4, तो वोल्टेज आया बेटा 10 वोल्ट। तो यानी इसके अक्रॉस भी अगर तुम बहुत गौर से देखोगे तो इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। सबको करंट इलेक्ट्रिसिटी 10th क्लास से आती है। अगर दो बराबर बराबर के कैपेसिटर लगे हैं, रेजिस्टर लगे हैं, तो दोनों में बैटरी का वोल्टेज बराबर बराबर बढ़ जाएगा, बढ़ गया। अब ये कैपेसिटर पे जो चार्ज आया, सॉरी वोल्टेज आया, ये वोल्टेज 10 वोल्ट का है। तुम ये जानते हो कि ये जो कैपेसिटर बना था, ये कैपेसिटर इनके पैरेलल कॉम्बिनेशन से बना था। गौर से देखना बेटा, ये कैपेसिटर इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन से बना था। पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, जो एक पर वोल्टेज वो दूसरे पर वोल्टेज और इक्विवेलेंट पे भी वही वोल्टेज। तो अगर ये 10 वोल्ट का वोल्टेज इक्विवेलेंट पे है तो 10 का ही वोल्टेज यहां भी आएगा और 10 का ही वोल्टेज यहां भी आएगा। अच्छा, इसका मतलब मुझे अपने उस ऊपर वाले 2 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस वोल्टेज मिल गया कि नहीं मिल गया? जी हाँ, हमने ये ढूंढ निकाला कि उस 2 माइक्रोफैरेड जिसे हम ढूंढ रहे थे, जिसमें हम एनर्जी निकालना चाह रहे थे, उसमें हमें पोटेंशियल की तलाश थी या चार्ज की तलाश थी। अगर पता चलता तो बात बन जाती। तो क्या हमने 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, तो हम कहेंगे एनर्जी इनटू माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज नथिंग बट हाफ C V स्क्वायर। हम कहेंगे हाफ हाफ है, C की जगह 2 है, V की जगह 10 है, स्क्वायर कर दे, टैंग टैंग, आंसर आया 100 माइक्रोजूल्स। हमारे उस एक 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर के अंदर स्टेडी स्टेट में 100 माइक्रोजूल की एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अच्छा साहब, बहुत बढ़िया। अगला देखिए, छोटा सा कॉन्सेप्ट है अगला। कई सारे कैपेसिटर्स लगा रखे हैं, आप स्क्रीन पॉज करिए, 5 मिनट विचार करिए इनमें कौन सीरीज कौन पैरेलल है, और अगर आपने विचार कर लिया हो तो मैं आपको बताऊं इनमें से कोई सीरीज नहीं है। और कोई पैरेलल नहीं। विशेष ध्यान दीजिएगा, ना तो इनमें से कोई सीरीज है और ना ही तो इनमें से कोई पैरेलल है। तो क्या है ये वस्तु, ये जो आपको कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, ये प्यारा सा कॉम्बिनेशन कहलाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या कहलाता है? व्हीटस्टोन ब्रिज। अच्छा, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। हाँ, कैसे पहचान लो शक्ल को? बस ये शक्ल है, कोई सीरीज कोई पैरेलल नहीं। बैटरी यहां लगी हुई है और डायगोनल ऐसे है, और कह रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज ना 2 तरह का होता है। कैसा कैसा होता है बताओ जरा, लो देखो। एक होता है मेरे बच्चों बैलेंस्ड व्हीटस्टोन, व्हीटस्टोन ब्रिज, और एक होता है बेटा अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। एक है बैलेंस्ड और एक है अनबैलेंस्ड। ये बैलेंस्ड किस चिड़िया का नाम है? तो दिमाग में रखें कि बैलेंस होने का मतलब ये, अनबैलेंस तो अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक, तो हम कह देते हैं नॉट इन सिलेबस। तो सिलेबस के बाहर की बात, फिलहाल इसको जाने देते हैं, बैलेंस की बात करते हैं। तो ये कह रहा है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन तब होगा जब PS इक्वल टू RQ होगा। ये P कौन है? ये है, इसका कैपेसिटेंस। S कौन है? इसका कैपेसिटेंस। R कौन है? इसका कैपेसिटेंस। Q किसका है? ये। यानी PS इक्वल टू RQ होगा। हम क्या नंबर रटेंगे? हम नाम रटेंगे इनका? नाम नहीं रटेंगे। ये रटेंगे कि अगर आमने सामने वाले, कौन है आमने, कौन है सामने? आमने ये है, सामने ये है, आमने ये है, सामने ये है। अगर आमने सामने वाले कैपेसिटेंसेस का मल्टीप्लिकेशन बराबर आ जाए, यानी कि PS इक्वल टू RQ आ जाए। मैं आपके सामने एक दूसरा प्रोटोटाइप बना कर देता हूं बच्चों। अगर ये इस प्रकार से आ जाए, टैंग 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 टैंग, ऐसे 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 और ऐसे और ऐसे, और बीच में भी कोई तमाशा लगा देते हैं। तो ये कह रहा है कि मान लो ये 4 है और ये 4 है, ये 8 है और ये 2 है। तो देखें आमने सामने वाला, आमने एंड सामने, 4 × 4 16, आमने एंड सामने 8 × 2 दैट इज 16, और आप देखें कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर आ रहा है। जब ऐसा हो जाएगा तो हम कहने लग जाएंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है। इंपॉर्टेंट बात है, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है।
और बैलेंस्ड की कंडीशन में क्या होता है कि जो भी चार्जेस हैं वो ये पी क्यू आपस में और आर एस आपस में या पी आर आपस में या क्यू एस आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस टी बीच वाले का कोई असर नहीं रह जाता, ना इस कैपेसिटर पे चार्ज आता है ना इस कैपेसिटर पे कुछ आता है। समझे बात? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा T जो कैपेसिटर है ये सर्किट से गायब हो जाएगा। जैसे इस कैपेसिटेंस में ये पूरा कॉम्बिनेशन है, इसमें क्योंकि हमेशा बराबर दिख रहा है और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है, इस वजह से इस कैपेसिटर को इस सर्किट से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देने में कोई बुराई नहीं है। ऐसा माना जा सकता है कि ये कैपेसिटर सर्किट में लगा था या नहीं लगा था उसका कोई रोल नहीं है। क्यों रोल नहीं है? क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस है। तो उससे क्या हुआ? उससे हुआ ये कि जब भी कभी व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होगा तो फिर इस बीच वाले पे कोई चार्ज नहीं होगा। टी को हम 0 मान लेंगे, ऐसे लिखते हैं, मान लेंगे। और क्यों मान लेंगे? क्योंकि बैलेंस्ड कंडीशन में चार्ज ऑन टी बराबर 0 हो जाएगा। किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं आएगा टी पर जब व्हीटस्टोन बैलेंस्ड होगा। ध्यान रखें, इसकी प्रूविंग मैं आपको कराऊंगा, लेकिन दो जगह इसकी प्रूविंग होगी। एक होगी हमारी इस कैपेसिटर वाले चैप्टर में और एक होगी हमारे इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। कैपेसिटर और इलेक्ट्रिसिटी दो चैप्टर्स में ये काम हम कर रहे होंगे, तो मैं इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में इसकी प्रूविंग कराऊंगा, उसी से इसको यहां कनेक्ट कर लेंगे। तो सेम कंडीशन वहां, सेम कंडीशन यहां, दिमाग में रखें कि जब भी कभी आमने सामने वालों का मल्टीप्लिकेशन बराबर हो तो ये जो बीच वाला कैपेसिटर दिख रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज कॉम्बिनेशन में, इसमें कैपेसिटेंस नहीं मानी जाती क्योंकि इस पे चार्ज 0 आता है। बैलेंस कंडीशन में बीच वाले पे चार्ज 0 आता है। इंपॉर्टेंट है, बैलेंस कंडीशन में बीच वाले पे चार्ज 0 आता है। और जिस कैपेसिटर में चार्ज नहीं होता, जिस कैपेसिटर में चार्ज नहीं होता उस कैपेसिटर में एनर्जी नहीं होती, और जिस कैपेसिटर में एनर्जी नहीं है वो मेरे सर्किट का हिस्सा नहीं है। इस वजह से जो यहाँ बीच में कैपेसिटर बना हुआ था, क्योंकि बैलेंस हो गई कंडीशन, तो बैलेंस हुई कंडीशन तो उसकी वजह से हो गया बीच वाले कैपेसिटर पे चार्ज 0, और शून्य चार्ज होने की वजह से उसमें कोई एनर्जी नहीं है, मेरे काम का कैपेसिटर नहीं है, हमने उसे बीच से हटा दिया। इसी वजह से मेरे बच्चों अगर इस पूरी राम कहानी को गौर से देखोगे तो PS इक्वल टू RQ अगर प्रोवाइडेड है तो ये बीच वाले पे चार्ज होगा 0, और अगर चार्ज होगा 0 तो हम इस कैपेसिटर को अपने सर्किट का हिस्सा नहीं मानेंगे। जब नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे, काम खत्म, हटा दिया। जब हट गया, उसे हटा दोगे तो तुम पाओगे कि ये जो चीज है ये सीरीज है, और ये जो चीज है ये भी सीरीज है, और आपस में ये पैरेलल है। जब तक व्हीटस्टोन था तब तक इसमें कोई सीरीज कोई पैरेलल नहीं था, लेकिन जैसे ये व्हीटस्टोन बैलेंस्ड हुआ तो बीच वाले में चार्ज 0 हो गया। वो कैसे हुआ इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, लेकिन बीच वाले पे चार्ज 0 हुआ, ये मुद्दे की बात है। और जैसे ही कैपेसिटर में चार्ज 0 हुआ वैसे हम कहेंगे कैपेसिटर में एनर्जी खत्म हो गई, और जब एनर्जी खत्म हो गई तो इसका मतलब उस कैपेसिटर को अपने सर्किट में मानने का कोई लॉजिक नहीं रह गया, हमने उसे इग्नोर कर दिया। अच्छा, जब हमने उसे सर्किट से हटाया, जब उसे हमने सर्किट से हटाया तो ये शक्ल पाई, और ये शक्ल पाई तो ऊपर वाली कहानी सीरीज, नीचे वाली कहानी सीरीज और आपस में पैरेलल। इसका मतलब वी हैव गॉट सीरीज एज वेल एज पैरेलल कॉम्बिनेशन इन व्हीटस्टोन बैलेंस्ड कंडीशन। अच्छा, लेकिन अगर व्हीटस्टोन बैलेंस नहीं है तो उसमें सीरीज और पैरेलल कुछ नहीं मिलता। उसकी एक स्पेशल कंडीशन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन पर हमें सीरीज पैरेलल मिलता है और सी इक्विवेलेंट निकाल पाते हैं। अच्छा, तो क्यों पढ़ा रहे हैं? जितने कॉम्बिनेशंस हम पढ़ते हैं उतने कॉम्बिनेशंस में ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉम्बिनेशन बहुत काम आता है। हम मीटर ब्रिज का एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे अननोन रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, वहां पर व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है, यानी बैलेंसिंग का, सो कॉल्ड बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। पोटेंशियोमीटर की स्टोरी पढ़ते हैं तो हालांकि वहां पे व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप का तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक कंसीडर कर सकते हैं कि जो कॉन्सेप्ट नलीफाई करने का या नल डिफ्लेक्शन लाने का, सो कॉल्ड यहाँ पर किसी प्रकार के चार्ज ना आने का, करंट ना आने का कॉन्सेप्ट है, बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट है, ये पोटेंशियोमीटर में भी इस्तेमाल करते हैं। तो कई ऐसे डिवाइसेस हैं जिनमें इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल, इस बैलेंसिंग का इस्तेमाल, कि किसी पर्टिकुलर ब्रांच में जानबूझकर करंट ना भेजा जाए, ये इस्तेमाल खूब होता है।
और ये बहुत प्रैक्टिकल है। अननोन रेजिस्टेंस निकालना, बैटरी का कितना ईएमएफ है, कितना वोल्टेज है ये निकालना, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है बैटरी का ये निकालना, लगभग इस कॉन्सेप्ट के इस आसपास इर्द गिर्द घुमा करता है। तो हम इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में इस्तेमाल करते हैं। आज का छोटा सा प्रॉब्लम सेशन, अगला सेशन फिर से प्रॉब्लम का होगा, क्योंकि प्रॉब्लम कराए बिना तो काम बनता नहीं है। अगले सेशन में सीरीज और पैरेलल की बहुत सारी प्रॉब्लम करेंगे। ये सेशन छोटा है लेकिन अगला सेशन बहुत बड़ा होगा। हम थोड़ी देर ज़्यादा लेंगे, टाइम ज़्यादा लेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सीरीज और पैरेलल की भी कर लें, चार्ज निकालने की भी बहुत सारी प्रॉब्लम करें और एनर्जी निकालने की भी बहुत सारी प्रॉब्लम कर लें। तो अगर ये काम हम अगले लेक्चर में कर लेंगे तो हम उसके बाद प्रॉब्लम से बच जाएंगे और निकल जाएंगे आगे इनको गो थ्रू करते हुए, और आ जाएगा डाइलेक्ट्रिक। और आखिरी पार्ट हमारा रहेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन का कैपेसिटर के अंदर। तो फिलहाल ये जो चल रहा है इसे आप कंसोलिडेट करिए, इसे अपने पेज में उतारिए। सीरीज पैरेलल की मैंने कुछ चुनिंदा छोटी मोटी लल्लू प्रॉब्लम्स आपको कराई हैं, लेकिन लल्लू प्रॉब्लम्स वो हैं कि अगर आप आज का वीडियो देख लें और इसे कंसोलिडेट करें तो जो अगला वीडियो होगा जहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम कर रहे होंगे इसी सीरीज पैरेलल की, इसी चार्ज निकालने की और एनर्जी निकालने की, इसमें आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। आप मानेंगे कि ये जो आसान प्रॉब्लम लग रही है आज की, ये आपका फाउंडेशन है कि किसी भी सवाल को मैं इन्हीं सवालों में बताई गई बातों से लगा दूंगा और आप भी लगा लेंगे। तो आज के कॉन्सेप्ट्स को कंसोलिडेट करिए और फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, है ना। तो बस आज के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग का समय आ जाता है हमारा और हम आपको धन्यवाद बोलते हैं, क्योंकि आप हमें देखते हैं, हम आपको पढ़ाते हैं, आप हमसे पढ़ते हैं। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, भूलिए नहीं, और हम आपको साल भर फिजिक्स पढ़ाएंगे। और इस चैनल पे, हमारे चैनल पे मेरी टीम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रही है। बहुत चुनिंदा टीचर्स हैं, बहुत एक्सपर्ट टीचर्स हैं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। अच्छा, अपने अपनी फील्ड के दिग्गज हैं और जिस शहर में हम पढ़ा रहे हैं यहाँ की वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड फैकल्टीज हम लोग हैं। तो आरटी अकेडमी को ज्वाइन करिए, नहीं किया है सब्सक्राइब तो भैया सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और बस ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज के लिए आप हमको फॉलो करते रहिए। फॉलो करते रहेंगे तो आपको साल भर खराब होते हुए कॉन्सेप्ट्स अच्छे होते हुए नजर आएंगे, और हमें फॉलो करेंगे सब कुछ आ जाएगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।